Welcome. Welcome to the series of lectures physics once again. Today we shall discuss some problems on pulley. In the last class we were discussing the forces, specifically normal reaction and tension in block cases where some forces are pulling blocks, and according to the questions you are asked to calculate acceleration or tension or normal reaction forces. But in this class we shall introduce pulley in the system and see what happens. So इस क्लास में पुली पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. So the topic will be pulleys. System can contain one or more than one pulleys for different cases. लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंगल पुली से. उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर मल्टीपल पुलीज पे सवाल, कंस्ट्रेंट बेस्ड सवाल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज का जो लेक्चर डिजाइन होगा वह होगा पुली पे, और उस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे. सपोज कि यह एक पुली है, अटैच्ड है कहीं से, और इस पे सपोज दो मासेस M1 और M2 दोनों डिफरेंट एंड्स पे कनेक्टेड है. हम कंसीडर करेंगे इस केस में कि पुली स्टैटिक है और यह धागा जो इस पुली पे रोल कर रहा है तो वह पुली फ्रिक्शनलेस है, और यह स्ट्रिंग भी जो है वह इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है. मीन्स पुली मासलेस प्लस फ्रिक्शनलेस और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस. या यहां मास हो भी सकता है, मीन्स इसको हम लोग रखेंगे अभी फ्रिक्शनलेस, और स्ट्रिंग जो है वह इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, जैसा कि हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस किए थे. उसी तरीके से अब आपसे यदि पूछा जाए, सपोज M2 ग्रेटर देन M1, M2 का जो मास है वह M1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस पुली पे धागा रोल कर सकता है. तो जब यह M2 का मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली यह इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, तो M2 नीचे की तरफ मूव करेगा और M1 ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा. बट स्ट्रिंग का लेंथ जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. यहां से इस तरीके से रोल हो रहा है या इस तरीके से रोल हो रहा है, तो M1 और M2 स्ट्रिंग का लेंथ जो है वह कांस्टेंट रहेगा. तो जब लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो M2 जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, M1 उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इस केस में M2 और M1 का एक्सीलरेशन जो होगा वह सेम होगा. मतलब जितना एक्सीलरेशन M2 का होगा उतना ही एक्सीलरेशन M1 का होगा. रीजन कि जितना M2 नीचे की तरफ आएगा उतना ही डिस्टेंस M1 ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो दोनों का एक्सीलरेशन इस केस में सेम होगा. और जब एक्सीलरेशन सेम होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि A इक्वल्स टू व्हाट, और इस स्ट्रिंग में ऑब्वियसली टेंशन होगा, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग है और सिंगल स्ट्रिंग है.
तो इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हर जगह टेंशन का वैल्यू जो होगा वह सेम रहेगा, कांस्टेंट होगा, टेंशन चेंज नहीं करेगा, इस साइड या इस साइड नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस भी है और सिंगल स्ट्रिंग जिसका लेंथ भी कांस्टेंट है। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में ये होगा कि अगर ये M2 ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएगा तो M1 सेम एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा, करेक्ट। तो आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लिख करके उसको सॉल्व के करे ए निकाल सकते हैं। क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम? वेरी सिंपल से सवाल में हम देखूं, M2 के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो M2G वेट का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। उसी तरीके से M1G नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और यह सिस्टम जो है वो M2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और M1 अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन अगर निकालें तो M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन 1। और यदि सॉल्व करूं M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखूं तो क्या आएगा? M1 इंटू जी माइनस T, या ऊपर की तरफ जाएगा तो T माइनस M1 इंटू जी इक्वल्स टू M1 इंटू ए, या इक्वेशन 2 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ए और टेंशन के लिए, तो ए और टेंशन दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन हम लोगों के पास है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से हम